Okay, principles of management, the very first chapter, or the second chapter in business studies. और इसमें हम जानेंगे mainly the contributions of Henry Fayol and Frederick Taylor. Right now, जब हम principles of management की बात करते हैं, so these are the कार्डिनल प्रिंसिपल्स यानी जिसके बेसिस पे से मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, राइट, वो हम समझेंगे. सी, मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने देखे, वी हैव सीन द मैनेजमेंट फंक्शंस, बट दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रिंसिपल्स. सो फंक्शन और मैनेजमेंट में बहुत अंतर है, राइट, और ये सबको समझने की जरूरत है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस इट इज समथिंग डिफरेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स इट इज समथिंग डिफरेंट. इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो प्रिंसिपल्स ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होते, राइट. फंक्शंस कैन चेंज over a period of time, but principles cannot change. Principles, that is why they are called principles. अगर वो change होते तो उसको principles नहीं बोल सकते हम, right? So let's understand with the introduction and concept. Principle of management are broad and general guidelines for decision making and behavior. It is like a key to open any lock. वो broad and general guidelines आपको दी गई है जिससे आप अगर मैनेजर बनते हो कल भविष्य में, राइट, तो कैसे आपको डिसीजन लेना है वो आपको समझाता है. सो दिस आर जनरल गाइडलाइंस. इट डजंट मीन्स कि वो स्पेसिफिक कोई पर्पस के लिए लागू होगा या किसी चीज के लिए लागू होगा. इट इज जनरली एक्सेप्टेबल, राइट. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन ओनली. ये आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको हेल्प करेगा. विल अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रिंसिपल्स, और ये ऐसे प्रिंसिपल्स हमको दो लोगों ने दिए हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेनरी फेयोल एंड फ्रेडरिक टेलर. हम समझेंगे वन बाय वन हेनरी फेयोल ने क्या दिया है और फ्रेडरिक टेलर ने क्या दिया, बट पहले तो हम ये समझ ले कि ये प्रिंसिपल्स होते क्या है, व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल्स. नाउ दे कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस अंडर सर्टेन सिचुएशंस. नॉर्मली फंक्शंस यानी जो एक्टिविटीज जो आप फॉलो करते हैं उसको फंक्शंस बोलते हैं, पर जब हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं तो कौन सी सिचुएशन में क्या चीज काम लगेगी, दैट इज द प्रिंसिपल, राइट. सो नॉर्मली प्रिंसिपल सिचुएशंस के ऊपर आधार होते हैं. इट इज लाइक अ बैरोमीटर, इट इज लाइक अ कंपास. इट विल गिव डायरेक्शन टू वेयर टू मूव एंड वेयर नॉट टू मूव, राइट. ये आपको सिर्फ डायरेक्शन देखता है, एक दिशा देता है, राइट. सो डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस, principles will also change. They help the managers to take and implement decisions. ये मैनेजर्स को हेल्प करता है जिससे वो अच्छे से डिसीजन ले पाए. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिसाइड अबाउट द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, जैसे कि एक एम्प्लॉय का आपका प्रमोशन जानना है, सो एक बंदा बोलता है कि सीनियरिटी के हिसाब से उसको प्रमोशन दो, राइट. या फिर रियल क्या है, वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट होना चाहिए, राइट. सो वेयर एज अदर में फॉलो द प्रिंसिपल. नाउ सीनियरिटी के हिसाब से बोलना ये नॉर्मल चीज है कि जिसने इतने साल गुजारे हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सीनियर सीनियर बना दो. सो दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. जस्ट अ मिनट. दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू अंडरस्टैंड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिट, मेरिट की हम जब बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसको कितना आता है, राइट, उसके पास कितने स्किल्स है, कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ. दिस इज व्हाट वी से, right. So definitely always remember in the organization also principals are the one जो ऑर्गेनाइजेशन आगे ले जाता है, क्योंकि वो सिचुएशंस में आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है. नाउ दे डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नॉर्मली आपको ये समझाता है कि क्या होगा तो आपको क्या करना क्या है. सो कॉज वन, वी नीड टू लुक एट द कॉजेस एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू लुक एट द इफेक्ट. एक ही कॉज के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कट होने वाली है सबकी, तो हो सकता है कोई छोड़ के चला जाए, तो एक इफेक्ट ये हो सकती है. हो सकता है कोई काम करना बंद कर दे, सेकंड इफेक्ट ये हो सकती है. हो सकता है कोई बिहेवियर ही चेंज कर दे लोगों के प्रति, ये भी हो सकता है, राइट. सो एक ही कॉज के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, और ये प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट को समझ सके अच्छे से, और कोई डिस्टिंक्शन उसमें बीच में खड़ा ना हो. While functions of the management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, are the actions to be taken. ये सब तो actions ही है, right? मैंने बोला जैसे activities है. While practicing the management principles of the management help managers to make decisions while performing these functions. आप ये अगर ये functions निभा रहे हो,
तो प्रिंसिपल से आपको हेल्प करेगा कि उस पर डिसीजन कैसे लिया जाए, राइट। ये फंक्शंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल प्लानिंग करना है आपको, तो प्लानिंग तो आपको ये समझाएगा कि हाउ टू प्लान, राइट, पहले क्या करना है बाद में क्या करना, बट दैट डजंट हेल्प यू टू मेक ए डिसीजंस। वो आपको डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। ये प्रिंसिपल्स ही है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट। प्लान कैसे करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, किसके साथ करना है मिलके, ये सब डिसीजन लेने के लिए हेल्प कौन करेगा, प्रिंसिपल्स। नाउ दे हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ, जितने भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं आज तक, वो कुछ बेसिस पे डेवलप किए गए। नॉर्मली जो प्रिंसिपल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, देखोगे इवन हेनरी फेयर के और फ्रेडरिक टेलर के, दे आर ऑलवेज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। सो नॉर्मली बेस इसका क्या है, सो दे आर बेस है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हेनरी फेयर और फ्रेडरिक टेलर की अगर मैं बात करूँ तो 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने काफी ऑब्जर्व किया चीजों को कि लोग कैसे काम कर रहे, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, एंड देन उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया। उनको वेजेस ज्यादा देने से क्या होता है, उनकी काम में इफेक्टिवनेस आती है कि नहीं, क्या उनको इंसेंटिव मिलता है कि नहीं। तो नॉर्मली जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं इवन साइंस में भी, और ये सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, तो दोनों में ही वो ऑब्जर्वेशन से होते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से होते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एंड इवन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा होता है मैनेजर्स को, जैसे मैनेजर में एक मैनेजर के थ्रू बहुत सारे लोग गुजर के जाते हैं, तो उनको जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी प्रिंसिपल चेंज होते हैं, राइट। तो उनके एक्सपीरियंसेस भी कुछ बोलते हैं, तो मे बी ये प्रिंसिपल्स उसके ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से ही होते हैं। तो प्रिंसिपल्स दो तरह से डेवलप होते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। Now they contribute towards the development of the management both as a science, क्योंकि साइंस क्या है, इट्स अ डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। यानी हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस भी है एंड आर्ट भी है, बोथ एज अ आर्ट आल्सो। ये आर्ट है क्या, क्रिएटिव एप्लीकेशन है, राइट। तो डेफिनेटली प्रिंसिपल्स की हम जब बात करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट दो तरह से करता है मैनेजमेंट को, साइंस की तरह भी कंट्रीब्यूट करता है और आर्ट की तरह भी कंट्रीब्यूट करता है। यानी प्रिंसिपल्स बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट। Now these principles have gained importance with increasing professionalization in management. जैसे ही ये पूरा मैनेजमेंट के जो व्हाट यू कैन से फंक्शंस एंड लॉज, ये जब प्रोफेशनलिज्म के लेवल पे हम देखने जाए, तो ये इंपॉर्टेंस गेन करता गया प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आएगा, राइट। आप अपने हिसाब से मन धड़क कुछ भी बोल दो, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। If you follow the principles, we can say that yes, definitely that's a professionalism. नाउ प्रिंसिपल्स को आप काफी चीजों के साथ कंफ्यूज होते होंगे, राइट, मिसअंडरस्टूड करते होंगे। तो पहला मिसअंडरस्टैंडमेंट आपका मे बी हो सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस। साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में बीच में क्या डिफरेंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, रिजिड यानी जड़ होते हैं, दे डोंट मूव वेरी इजीली, राइट। यानी अगर आपने बोल दिया साइंस में एक चीज बोल दिया कि ग्रेविटी 9.8 पर मिली सेकंड से गिर रही है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट 9.8 पर मिली सेकंड से गिर रहा है, ग्रेविटी, तो वो पत्थर की लकीर हो गई। यू कैन नॉट चेंज इट ओवरनाइट, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो ऑलवेज फ्लेक्सिबल, वो डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, दे आर नॉट स्टैटिक। वो चेंज होता रहता है ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, वो चेंज होता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके ऑफिस में एक सर्वेंट आता है, राइट, वो नॉर्मली ब्रूमिंग करके जाता है, राइट, कच्चा झाड़ू पोछा करके जाता है। तो डेफिनेटली एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो कच्चा पोछा अच्छे से नहीं करके गया, तो व्हाट यू से, डिपेंड्स करता है कि आपके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो हर वक्त ऐसा करके जाता है देन व्हाट यू से, अब डांटोगे। अगर वो कभी कभार करके गया और आपको लगा कि वो समझू है, उसको मे भी कोई दिक्कत होगी, तो आप प्यार से भी बोलोगे। तो प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का रवैया कैसा है, यस, एंड डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर कैसा है सामने वालों का। ऑन बोथ दिस बेसिस ओनली द प्रिंसिपल्स विल चेंज। दूसरा कंफ्यूजिंग है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को समझना टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सिर्फ प्रिंसिपल जो है कि वो गाइडलाइंस है, सनातन सत्य है, राइट।
यानी डिसीजन लेने के लिए अगर आप वैसे प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे टेक्निक को, तो वो सनातन सत्य है। जबकि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वो प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, जिसमें काफी सारी सीरीज और स्टेप्स लगते हैं, राइट, डिजायर्ड गोल्स को पे जाने के लिए। सो प्रिंसिपल्स गाइडलाइन है, जबकि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बोले तो वो डिफरेंट हो जाता है, वो मेथड है, सिर्फ तरीका है, राइट, सिर्फ गोल्स को हासिल करने का तरीका है। जबकि डिसीजन लेने के लिए आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड, आप प्रिंसिपल्स को वैल्यूज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज के बीच में क्या फर्क। सो प्रिंसिपल्स ट्रूथ है, सनातन सत्य, जैसे मैंने बताया, दैट आर द बेसिक ट्रूथ्स एंड गाइडेंस फॉर द बिहेवियर, कि एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे स्वभावत रहना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है आपको, राइट। वैल्यूज वो चीज है जो कॉमनली एक्सेप्टेबल है, समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे और लोग इच्छा करते, इच्छनीय है, राइट। जबकि प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक ट्रूथ है और गाइडलाइंस है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉर्मली बहुत रिसर्च करने के बाद आते हैं, राइट, फॉर्म ऑफ द रिसर्च इन वर्क सिचुएशंस, कि काफी टाइम आपने एक ही चीज ऑब्जर्व करी हो, काफी टाइम आप एक ही एक एक्सपेरिमेंट किया हो, राइट, तो आपको समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, राइट, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपको हर एक पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज ये बताया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है लोगों के सामने, राइट, यानी आपको अच्छे से बात करनी है, झुक के बात करनी है, रिस्पेक्ट करना है लोगों का, राइट, कर्टसी रखनी है, एटिकेट्स मैनर सब रखना है, सो दैट आर वैल्यूज। सो प्रिंसिपल्स नॉर्मली वर्क सिचुएशन में ज्यादा काम लगते हैं, जबकि वैल्यूज तो नॉर्मली वर्क सिचुएशन हो या ना हो आपको काम लगेंगे ही, राइट। याद रखिए, पर जब हम प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वैल्यूज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, राइट, वैल्यूज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स भले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको वैल्यूज तो निभाना ही है, क्योंकि एज अ बिजनेस को एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते भले ही आपको पसंद ना आए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर, और लेट्स से कस्टमर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, लेट्स एज अ कस्टमर, आप कस्टमर हो या फिर आपने किसी के साथ डील की हो एज अ बिजनेस में, आपके कोई पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर, अगर आपकी डील फोक भी चली जाए फॉर एग्जाम्पल, आप उसका अपमान नहीं कर सकते, यू शुड नॉट इंसल्ट देम, राइट। तो दिस आर वैल्यूज। भले आपको कितना भी बुरा क्यों ना लगा हो, भले आपको लाखों का नुकसान भी क्यों ना हो गया हो, बट यू कैन नॉट इंसल्ट देम। इफ यू इंसल्ट अ पर्सन, दैट इज नॉट एथिकल इन नेचर। पर अगर आप इंसल्ट नहीं करोगे, उसको अच्छे से बात करोगे उनके साथ भी, देन डेफिनेटली दैट पर्सन विल कम बैक टू यू, राइट। अगर वो नहीं आता है तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट समवेयर, दैट इज अ प्रिंसिपल, राइट। सो प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करते करते वैल्यूज को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि वही वैल्यूज ही है जो आपको सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर। फाइन। नाउ प्रिंसिपल्स हम समझ गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिकल अप्रोच। ये पूरा अप्रोच जो है प्रिंसिपल्स का, वो क्लासिकल नेचर का है, राइट। और क्लासिकल टाइम में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1750 से 1850, 1750 से 1850, राइट, वर्ल्ड ओवर, उसमें सबसे बड़ा जो देश था वो था यूरोप। पूरा यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैला था। उस टाइम पे हम लोग तो गुलाम थे, इंडिया तो गुलाम था, राइट। पर उस टाइम, उस जमाने में जब हम ब्रिटेन में देखे, तो उस जमाने में सोशल साइंस डेवलप हुआ, मैनेजमेंट का, राइट। तो मैनेजरियल थिंकिंग की हम जब बात करें, कि मैनेजर थॉट्स की हम बात करें, वो स्टार्ट हुआ एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। प्रोपाउंडर्स ऑफ अप्रोचेस आर, अगर ये अप्रोच के अगर प्रोपाउंडर्स बोले, उसके फाउंडर्स बोले, तो वो कौन थे? हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, ये सब उनके फाउंडर्स थे। ये चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले प्रिंसिपल्स में, वो मेनली जो थियरी पढ़ने वाले वो हेनरी फेयोल की और फ्रेडरिक टेलर की पढ़ने वाले डिटेल में। पर एक्चुअली उसके प्रोपाउंडर्स की अगर मैं बात करूं, उनके फाउंडर्स की बात करूं, तो ये लोग ही थे,
फेयोल, टेलर, वेबर, राइट। नाउ ये जो अप्रोच था, राइट, यानी ये जो अप्रोच को बिलीवर्स जो थे, राइट, ये बिलीव करते थे दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आपको उत्पादकता बढ़ानी हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? अगर आप मशीनरी में कुछ चेंजेस लाओ, अगर आप वर्किंग कंडीशन में कुछ चेंजेस लाओ, आप मैनेजर एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस लाओ, तो सी उस जमाने में अगर आप देखोगे तो लोग काम के लिए जाते तो थे, दे कम फॉर वर्क बट दे आर नॉट यूजुअली वर्किंग। उस जमाने में मास प्रोडक्शन नहीं होता था, सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी, फैक्ट्रीज चालू हुई थी, डेफिनेटली पीपल गो फॉर वर्क इन दोज फैक्ट्रीज, बट दे डोंट वांट टू वर्क। उनका रीजन क्या था? क्योंकि उस पैमाने में अगर आप देखो कि जो बॉसेस जो थे उसके रवैया भी कुछ अलग था, और एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयज थे उनके रवैया अलग था। सिर्फ बॉस लोग ऐसे थे जिनको ऐसा था कि काम दे दो उनको और मजदूरी की तरह काम करवाओ, उनकी केयर मत करो, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े मैनेजर्स काम देते थे पर वो एम्प्लॉयज की केयर जरा भी नहीं करते थे। एम्प्लॉयज बेचारा भूखा तरसा 8-8 घंटे भी काम करे तो भी उनको करने देते थे। नाउ दैट वाज देयर आउटलुक, but that was wrong. Basically it was a highly wrong outlook, but they behave in such a manner. वो ऐसे ही बिहेव करते थे उनके साथ। और इससे क्या होता था, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही बुरी थी। उनको ना ही अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई डेंजरस और हजारस काम कर रहा है तो उनको कोई सेफ्टी ग्लोव्स या सेफ्टी मास्क ऐसे कुछ पहनाया नहीं जाता था, और उससे काफी एक्सीडेंट होते थे। और इसीलिए वर्कर्स को भी लगता था कि बॉस कभी पैसा दे तो देने वाला है नहीं, व्हाई वी शुड वर्क, राइट, व्हाई वी शुड वर्क फॉर द पीपल हु आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस। वो बोलते थे बॉस बॉस ही है और हम नौकर नौकर ही रहेंगे। ये जो थिंकिंग थी वो बदली गई हेनरी फेयोल ने और फ्रेडरिक टेलर ने, राइट, और डेफिनेटली मैक्स वेबर ने भी। पर हम जो कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं वो हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर का कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। पर हेनरी फेयोल ने आके जो उनकी सोच जो बदली, उससे काफी बड़ा फर्क आया, राइट, आई मीन मैनेजर थिंकिंग में। मैनेजर का जो थॉट प्रोसेस था वो पूरा ही बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम मशीन में चेंजेस लाए, अगर हम वर्किंग कंडीशन में चेंज लाए, अगर हम मैनेजर एक्टिविटीज में चेंज लाए, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बदल सकती है। हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट कम दाम में दे सकते हैं। और इसीलिए हेनरी फेयल को मैनेजर थिंकिंग का पितामह बोला जाता है। ही वाज द फादर ऑफ मैनेजर थिंकिंग, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फेयर्स कंट्रीब्यूशन। हेनरी फेयल का कंट्रीब्यूशन क्या था? ही इज द पर्सन हेनरी फेयल। नाउ ही वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। वो फ्रांस का था रहने वाला, और वहाँ का यूरोप में काफी सारे देश है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, तो उसमें फ्रांस वन ऑफ द नेशन। और उसका वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उद्योगपति था बड़ा। ही कॉल एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आज जितना भी आप मैनेजमेंट देख रहे हो उसकी देन है, इसीलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ थे, वैसे ही फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयल। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। ये फेयल का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था उसका। उसने ये जो बुक के अंदर एनालिसिस भी लिखा, और उसका जो एनालिसिस करने का तरीका भी था वो टॉप मैनेजमेंट से था। यानी वो क्या देखता था, वो क्या ऑब्जर्व करता था कि वो भूल निकाला टॉप मैनेजमेंट की, वो कभी भूल नहीं निकालता था लोअर मैनेजमेंट की। उसको लगता था कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट को बदलना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट बदल देगा, डेफिनेटली वर्कर्स भी बदल जाएंगे, राइट। डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन जो था वो वही था कि टॉप मैनेजमेंट की थिंकिंग को बदले, राइट। वो जिस हिसाब से काम करवा रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी सोच है वो बदल दे। अगर वो बदल जाएगा तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स इन द मैनेजर विल चेंज। लोग मास प्रोडक्शन करने लगेंगे एंड अच्छे प्रोडक्ट निकाल पाएंगे कम दाम में। उसका जनरली अगर हम बोले कंट्रीब्यूशन फेयल का, तो जनरली कंट्रीब्यूशन उसका रहा है ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में ना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी क्या, जो रोजमर्रा की अगर जो चीज निकलती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्किट्स का प्रोडक्शन करवा रहे हो, तो हर रोज कितना बिस्किट निकलना चाहिए? 1000, 10,000। तो वो ऑपरेशनल बोलते हैं। दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशनल। वो जो टारगेट दिया जाता है और जो टारगेट को अचीव किया जाता है हर रोज लेवल पे या हर वीक लेवल पे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एंड दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि आप उसका वहीवट कैसे करते हो, हाउ यू
क्या बोलते हैं, हाउ यू मैनेज द आई मीन वीकली एक्टिविटीज, और हाउ यू मैनेज द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज, जैसे कि उसका फाइनेंस कैसे है, उस पर कितना खर्चा होगा, वो कहाँ से लाया जाएगा, जैसे कि बिस्किट की अगर आपको बनाना है तो लेट्स से मैदा कहाँ से लाएंगे, कुकीज बनाने के लिए, बेकिंग के लिए आप लेट्स से सोडा कहाँ से लाएंगे, फॉर एग्जांपल मशीन्स कहाँ से लाएंगे, ऑल दिस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, राइट, जो डे टू डे एक्टिविटीज का होता है। और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये डे टू डे मैनेजमेंट के ऊपर ही था, राइट, क्योंकि उसने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया मैनेजमेंट में, वो ज्यादातर ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रहा, बट दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी ही वजह से मैं बता सकता हूँ आपको, उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होना चालू हुआ। अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली प्रोडक्शन इतना नहीं होता, और उन्होंने ही लोगों को समझाया, राइट, इट वाज ओनली हेनरी फेयोल ओनली। नाउ फेयोल ने जो ये बुक लिखी थी, राइट, मैनेजमेंट की, उस 4 भाग में डिवाइडेड थी, राइट। उसका पहला भाग था थियरी ऑफ मैनेजमेंट, उसने समझाया था कि मैनेजमेंट की थियरी क्या है, राइट। बाद में उन्होंने समझाया था कि मैनेजर क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, यानी जो मैनेजर है वो कैसे होने चाहिए, उसके पास क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। थर्ड, उन्होंने समझाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले उसको, राइट। आज तो सिर्फ हम नाम देखेंगे, पर डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में जाएंगे प्रिंसिपल्स में। एंड चौथा जो था वो मैनेजर फंक्शन था। हम क्या करेंगे, पहले थियरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, राइट, मैनेजर क्वालिटीज पढ़ेंगे, मैनेजर फंक्शंस पढ़ेंगे, और लास्ट में हम प्रिंसिपल्स लेंगे, राइट। प्रिंसिपल्स आज हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे, राइट, आपको सिर्फ लर्न करना है गो थ्रू करके, एंड देन टुमारो विल गो इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल्स, हर एक प्रिंसिपल्स क्या बोलता है उसको हम डिटेल में कल हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, वो 4 पार्ट को डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला था थियरी ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे उस जमाने में, उन्होंने उसे 6 भाग में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको मैनेजमेंट समझना है, सीखना भी है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सबकी अलग अलग होती है, और जैसी अलग अलग एक्टिविटीज है उस हिसाब से थियोरी भी अलग अलग बनेगी। उन्होंने पहली एक्टिविटीज जिसको बोला वो टेक्निकल एक्टिविटीज है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना, एडप्शन करना, दैट इज व्हाट ही कॉल एज टेक्निकल एक्टिविटीज, जैसे कि कार बनाना है, स्कूटर बनाना है। तो ये टेक्निकल एक्टिविटीज को समझना बहुत जरूरी है, राइट, मैनेजमेंट को समझने से पहले। सो फर्स्ट, टेक्निकल एक्टिविटीज। सेकंड, ही सेज अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज। हर एक मैनेजर को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज कैसे होता है, राइट। सो दैट इज ही डिवाइड थियरी ऑफ मैनेजमेंट, उसको समझाया कि बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज कैसे होता है, उसका उसने डिटेल में समझाया उसकी बुक्स में। थर्ड, उसने बोला फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, संचालन करना है, उसको आगे ले जाना है, तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैपिटल सर्च, उसका यूज मैक्सिमम और अच्छे से यूज कैसे करेगा, ऑप्टिमम यूज कैसे करेगा, राइट। दैट इज आल्सो ही मेड ऑल द पीपल अंडरस्टैंड ओवर देयर। तो उसने जहां पे काम किया था, उसने वहां पे सबको समझाया कि फाइनेंस एक्टिविटीज भी समझना इतना ही जरूरी है। सिक्योरिटी एक्टिविटीज, वो जमाना था जहां पे चोरियां बहुत होती थी, वर्कर्स को उठा के ले जाते थे, और बॉस जो थे उनका कुछ रोल नहीं होता था, वो देखते भी नहीं थे, राइट। तो उससे होता क्या था, प्रॉपर्टी की चोरी होती थी, और लास्ट में क्या करते थे बॉस लोग, सभी वर्कर्स के ऊपर इल्जाम लगा देते थे। एंड दैट इज वाई वर्कर्स को भी लगता था कि ये बॉस ऐसा ही है, हमको हम जितना भी काम करें वो गाली देगा। सो ही वाज द वन who say that every manager should go for the security activities also, because इसी से पता चलता है हमको प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। सिक्योरिटी एक्टिविटीज का मतलब इतना ही नहीं कि आप सिर्फ चीजों की रखवाली करो, उसका मतलब उसने ये भी समझाया कि जो काम कर रहे हैं वहां पे, राइट, उनकी भी सिक्योरिटी होनी उतनी ही जरूरी है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज, यानी हर एक मैनेजर को ये समझ में आ जाए बैलेंस शीट कैसे देख सकते हैं, कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैसे देख सकते हैं, कब ग्रोथ हो रहा है, कब डाउन हो रहा है। एंड लास्ट, छठी एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज मैनेजर एक्टिविटीज। उसके लिए उसके फंक्शंस भी बनाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जिसके लिए एक अलग ही पूरी थियरी की रचना की उसने, राइट, ऑल द मैनेजर एक्टिविटीज।
जिसमें हमने पढ़ा था पोस्टकॉप यानी कि पीओडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट, ये सब आ जाता है। सेकंड पार्ट उसने बताया मैनेजमेंट क्वालिटीज। जो मैनेजर बनेगा उसके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास 6 तरह की मेन क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी 6 तरह की? पहला, उसके पास फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके पास हेल्थ, विगर, अलर्टनेस होनी चाहिए, राइट, क्योंकि मैनेजर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी के मैनेजर जैसे नहीं, अभी तो काफी बदल गया है, पर उस जमाने में अगर आप मैनेजर देखो तो क्या होता था, वर्कर्स इतने तगड़े होते थे और मैनेजर बेचारे के पास सिर्फ पैसा होता था, तो डेफिनेटली वो उससे लूट के भी भाग सकता था वर्कर्स। तो फिजिकल अगर स्ट्रांग होगा तो ही वो काम करवा पाएगा लोगों से, राइट। दैट इज अगेन, लेट मी टेल यू, दिस इज क्लासिकल अप्रोच, और इसीलिए क्लासिकल सोच है ये सब। दूसरा, मेंटल क्वालिटीज की बात की गई है, वो लर्न करना चाहिए, जजमेंट करना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए उसके पास। थर्ड क्वालिटी इज मॉरल होना चाहिए, उसके पास एनर्जी, फर्मनेस, लॉयल्टी, टैक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए। तभी वो लॉयल होगा तो ही वो डेफिनेटली बॉस के प्रति वफादार रहेगा और आगे काम भी कर पाएगा। एजुकेशनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बिना ही काम करने लग जाए, नहीं। हर एक मैनेजर एजुकेशन होना चाहिए, यानी उसको एटलीस्ट जनरल अक्ल तो होनी चाहिए कि कैसे काम और क्या काम हो रहा है, राइट। अगर ज्यादा अक्ल ना हो तो भी ही शुड ऑल्सो नो टेक्निकल नो हाउ। अगर मशीन से काम करवा जा रहा है तो टेक्निक्स उसको आनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तब तक भी वो मैनेजर मैनेजर नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। हर एक मैनेजर को एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। वो जितना एक्सपीरियंस ज्यादा लेगा उतना ही वो माहिर होगा, राइट, अपनी एक्टिविटीज से। तीसरा, उसने मैनेजमेंट फंक्शन बताया, और 5 मेन फंक्शन फॉर एवरी मैनेजर, ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैनेजमेंट फंक्शंस। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, उस जमाने में प्लानिंग और फोरकास्टिंग एक ही बोला जाता था। ऑर्गेनाइजिंग, राइट, ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये सभी फंक्शन उसने दिए थे। एक और था जो कमांडिंग था, वो कमांडिंग हमने पढ़ा नहीं, राइट। कमांडिंग का मतलब मैनेजर शुड हैव अ स्टॉन्च वॉइस, स्टॉन्च हेल्थ, तो वो लोगों पे कमांड कर सकने चाहिए, यानी वो ऐसा होना चाहिए कि वो बोले तो लोग फॉलो करें, दैट इज कमांडिंग, जिसको हम आज मॉडर्न टाइम में लीडरशिप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजर इज द वन हु कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, राइट, वो कोऑर्डिनेट करवा सकता है, वो कोऑर्डिनेट कर भी सकता है। सो कोऑर्डिनेटिंग का फंक्शन भी मैनेजर के पास होना चाहिए। एंड फिफ्थ, कंट्रोलिंग, ही शुड एबल टू कंट्रोल, राइट, ऑल हिज एम्प्लॉइज, ऑल हिज वर्कर्स। सो दिस आर 3 थियरीज, ये 3 थियरीज थे, राइट, जो हेनरी फेयोल ने मेनली अपनी बुक्स में लिखे थे। पर उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट जो थियरी थी, राइट, वो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, और वो थे उसके प्रिंसिपल्स, राइट, ऑफ मैनेजमेंट। 14 मेन प्रिंसिपल्स, और वही आपका सबसे मेन क्वेश्चन है चैप्टर का, राइट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो ऐसी चीज थी जो हेनरी फेयोल ने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की। ये 14 प्रिंसिपल्स 14 के 14 जरूरी है, मैं बता दूं आपको। आपको 14 के 14 याद रखने, उसमें 2-3 गापची मारोगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो आज मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स के नाम के साथ आपको जनरल अवेयरनेस समझा रहा हूं। कल हम यही 14 प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। तो जो 14 प्रिंसिपल्स उसने ऑफर किए थे वो 14 प्रिंसिपल्स के नाम समझ लो, और कल आपको मुझे बताना होगा 14 के 14, राइट। मैं वाइवा पूछूंगा each and every one of you. So please remember these principles. Let's understand that 14 principles one by one. पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने बोला कि हर एक वर्क को डिवाइड करके करना चाहिए तो एफिशिएंटली निकलेगा। और ये इसने ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने भी बोला था। एडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ द नेशंस में उसने क्लियर बोला था, अगर आपको एक पीन बनानी हो, एक, जैसे बोला टाकनी, एक पीन, एक छोटी सी लोहे की, अगर एक बंदा पूरे दिन में बनाने जाए तो कितनी पिन बना पाएगा? तो 20 या 30 पिन। पर वही पिन की एक्टिविटीज को अगर 6 लोगों में डिवाइड कर दे तो यू नो हाउ मच पिन कैन बी मेड इन अ डे? 30,000 to 40,000 पिन्स कैन बी मेड। क्योंकि जो बंदा लेट्स से लोहे को टीप रहा है वो लोहे को टीपेगा ही, जो बंदा उसको रोल कर रहा है। सो लुक एट अ पिन, द एक्टिविटीज ऑफ द पिन रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। लोहे को टीप के पतला करना, उसको काटना, छोटा सी धार बनाना, उसको पॉइंटेड करना, उसको काट के उसका कैप
शोल्डरिंग करना. सो दिस आर द एक्टिविटीज. बट अगर यही एक्टिविटीज हम हर एक लोगों को भी डिवाइड कर दें, जो टिप रहा हो टिपेगा ही, जो काट रहा हो उसको काटेगा ही, जो उसको रोल कर रहा है वो रोल करेगा, जो उसको पॉइंटेड कर रहा है पॉइंटेड करेगा, जो शोल्डरिंग कर रहा है कैप बना रहा है उसको कैप बनाएगा. एंड इस दिस 6 people do 6 different activities simultaneously, you can make 30,000 to 40,000 pins in a day. So this is the beauty of division of work. यही सबसे बड़ी ब्यूटी है डिवीजन ऑफ वर्क की. और ये सिद्धांत पहले देने वाला फेयोल ही था, राइट. ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 14 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. जो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप देख सकते हो ये एरोज से यहाँ पे बताया गया है कि डिवाइड कैसे होता है ये वर्क्स, राइट. नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी सत्ता दो, जितनी ऑथोरिटी दो, उतनी जवाबदारी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. रिमेंबर, ऑथोरिटी गोज फ्रॉम अप टू डाउन, responsibility goes from down to up, right. There was second principle. Discipline. He said that every person in the organization should have a proper discipline. और उनको अपने ही वर्क एरिया में काम करना है, उसके वर्क एरिया को ब्रिज करके कहीं और काम नहीं करना है. डिसिप्लिन इज वेरी मस्ट. यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मैं ये भी बता दूं कि हर एक प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली लिंक्ड है. एक प्रिंसिपल को आप सोलली अलग से नहीं देख सकते. उसने बोला कि जो बंदा कमांड दे रहा है, यूनिटी, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, यानी एक ही बंदा होना चाहिए जो कमांड दे. ऐसा नहीं कि एक बंदे को 2 बॉस से ऑर्डर मिले, कंफ्यूज हो जाएगा. अगर आपको एक बॉस से ऑर्डर मिलता है कि तू ये काम कर, दूसरे बॉस से ऑर्डर मिलता है तो वो काम कर, डेफिनेटली दैट पर्सन विल रिमेन कंफ्यूज. एंड दैट इज व्हाई ही प्रोपाउंडेड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड. कमांड जो ऑर्डर मिल रहा है वो एक बाजू से मिले, एंड डायरेक्शन यानी जो दिशा में भी जाना है वो एक ही हो, मल्टीपल दिशा मत दिखाए, वरना वर्कर्स या एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाएंगे. इसे सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. आप अपना इंटरेस्ट जो है, राइट, अपनी जो सोच है उसको त्याग दो और संस्था की यानी कि इंस्टीट्यूशन की सोच देखो, राइट. सो डोंट गो फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. आप अपना इंटरेस्ट मत देखो, अपना हित मत देखो, जनरल इंटरेस्ट देखो, लोगों का सबका इंटरेस्ट देखो. देन एंड देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल. रेम्यूनरेशन. इससे क्योंकि उस जमाने में, अगर आपको मैं बताया कि उस जमाने में रेम्यूनरेशन अच्छी नहीं मिलती थी लोगों को, राइट. कभी बॉस खुश हो तो दे देते थे पैसा, नहीं खुश हो तो देते भी नहीं थे, काम तो करवाते ही थे. तो रेम्यूनरेशन इसने बोला कि जो जितना काम करे उतना रेम्यूनरेशन दो उसको, राइट. तो ही लोगों को इंसेंटिवाइज होगा, इंसेंटिव मिलेगा कि वो काम कर पाएंगे आपकी संस्था में, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क. He believed in centralization. It means there should be one person only at the helm. एक ही बंदा होना चाहिए जो सब कुछ संभाले काम को, मेन काम उसके हाथ से नीचे ही गुजरना चाहिए. So that is what is called centralization. Centralization means one person at the helm of each and every activity. He believed in centralization क्योंकि उस जमाने में डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कंसेप्ट आया भी नहीं था, और आता भी तो भी वो ना बोलता. Why? The reason was कि जो वर्कर्स थे उस जमाने में वो बहुत अबूझ थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे. This is very important. Scalar chain. He believed that there should be a chain at each and every hierarchy. For example, बॉस टॉप पे है तो उसके नीचे 3 डिपार्टमेंटल हेड्स है, तो 3 डिपार्टमेंटल हेड्स का हुद्दा, उसकी सैलरी, उसका रेम्यूनरेशन सब एक जैसा होना चाहिए. उसके नीचे अगर और कोई डिविजनल हेड्स है तो डिविजनल हेड्स का भी एक जैसा पगार, एक जैसा अथॉरिटी, एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. और उसके नीचे अगर वर्कर्स है तो उसका भी सेम होना चाहिए, यानी हायरार्की के वाइज फॉलो होना चाहिए, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल अ चेन, अ स्केलर चेन. Everyone has to follow the proper hierarchy, right. This is what he propounded. Order. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं, ऑर्डर का मतलब there should be systematic way of following the things. जो डायरेक्शन मिलेगा वो बॉस से ही मिलेगा और वो नीचे जाएगा डिपार्टमेंटल हेड्स को, उससे नीचे जाएगा डिविजनल हेड्स को, उससे नीचे जाएगा वर्कर्स को. दिस ऑर्डर नीड्स टू बी फॉलोड, राइट. उसका मतलब ये हो जाता है कि वर्कर्स कभी भी डायरेक्ट उठ के वर्क बॉस को नहीं पूछेगा भाई काम क्या है, काम मुझे दे. नो, ही विल नेवर आस्क. दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर. इक्विटी. इक्विटी का मतलब ये होता है कि हर एक बंदा जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो
उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं, हर एक को अपने हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो अपने काम को बेहतर कर सके. राइट, दैट इज व्हाट ही सेड इक्विटी. यानी आप किसी को औजार से काम करवा रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि तू हाथ से ही काम कर, नो, दैट इज नॉट इक्विटी. यू आर नॉट गिविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. तो जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे तभी उसको इक्विटी बोला जाएगा. स्टेबिलिटी, स्थिरता. He says the stability will come only if the above principles are followed. जैसे कि remuneration, unity of command, unity of direction, discipline, and he believes in stability. संस्था में स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हो वो एम्प्लॉयज ही काम करते रहे काफी टाइम तक. दैट इज व्हाट ही कॉल स्टेबिलिटी. जितना स्टेबल वर्क होगा, वर्कफोर्स होगा, उतना ही आगे काम बढ़ेगा. 13, initiative. He says that every worker should take initiative about his work. और जो इनिशिएटिव दे उसको ज्यादा रेम्युनेशन भी दो, आप ज्यादा फायदा भी करवाओ. तो वो क्या करेगा, कल उठ के ज्यादा कुछ इनोवेटिव काम करेगा, इनिशिएटिव लेगा और ज्यादा अच्छा काम करेगा. अगर इनिशिएटिव लेने के बावजूद अगर आप उसको कुछ ज्यादा रेम्युनेशन नहीं दे रहे हो, ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली दैट वर्कर विल नॉट वर्क मोर ऑफन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो काम करना ही बंद कर देगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही सेड अबाउट एस्पिरिट de corps. Esprit de corps is a Spanish and a French word which says, he was from France, so definitely it's a French word. So he says corps यानी शरीर, spirit यानी आत्मा. जैसे बहुत सारी शरीर पर आत्मा एक होनी चाहिए. एस्पिरिट de corps यानी सब में एक ही आत्मा बसनी चाहिए, यानी सबका ध्यान एक तरफ होना चाहिए. वैसे ही लोगों को भी काम ऐसे करना चाहिए, संकलन करके, कोऑर्डिनेशन करके, जिसमें शरीर बहुत सारे हो सकते हैं पर आत्मा तो एक ही हो, सबका ध्यान एक ही तरफ जाना चाहिए. यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. These are the 14 basic principles of Henry Fayol, right? और इसको आपको लाइन में याद रख, तो लाइन में पर 14 तो याद रहना ही चाहिए आपको, right? I'm going to stop in here. I'm not going to go further than this, but I want you to learn this part. Now, if you have any doubts,